हेलो नमः बुद्धाय फ्रेंड्स। और मैं आज आपके लिए बाल विकास का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है बच्चों के अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा। ठीक है, देखिए आप लोग अभी तक कहते थे कि सर मुझे नोट्स से समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है क्योंकि आपके नोट्स में अलग होता है और बुक्स में अलग होता है। तो इस बार मैंने क्या किया, बुक की ही कटिंग लेकर आपको बुक से ही समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, हम आपको बता चुके अधिगम क्या होता है, यानी कि लर्निंग। अब लर्निंग क्या होता है कि देखो, इसका मतलब ही होता है सीखना, यानी कि अधिगम वह चीज़ है जिसके द्वारा हम सीखते हैं। ठीक है, मतलब द्वारा तो नहीं कह सकते, सीधे कहते हैं कि हम सीखते हैं। और सीखने का तरीका बच्चा क्या करता है, सीखता है तो जन्म से लेकर जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखते ही रहता है। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के उपरांत मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, यानी कि व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। यानी कि अब हमारे पास देखो दो शब्द हैं, एक तो है अधिगम और दूसरा है अर्जन। ठीक है, अब बात सुनो। अधिगम हमने समझ लिया कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जो हम सीखते हैं उसको तो हम कह देते हैं अधिगम। लेकिन अगर हम सीखने के बाद कुछ समझ गए या फिर कुछ पा लिया है, कुछ ग्रहण कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्जन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अब देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने इन्होंने क्या किया, अलग अलग मत दिए हैं। बहुत लोगों ने सब कुछ बताया, कहीं किसी साइंटिस्ट ने, वुडबर्थ ने, मतलब सब, कहीं महात्मा गांधी ने भी, मतलब हर किसी ने बताया अपने अपने तरीके से। देखो अब इसमें क्या है, एक परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्या है, इन्होंने बोला है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सीखने से हमारी ज्ञान बढ़ता है, आदतों में चेंजेज आती है। ठीक है, और इनको हम पाते हैं तो ये हमारे क्या कहते हैं, अर्जन कहलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नवीन नवीन तरीकों की शुरुआत होती है, और भी बहुत सारी सीखने से व्यक्ति की बाधाएं दूर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि हम सीखते हैं, देखो इससे हमारी क्या होती है, चीजें सरल होती हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषता क्या होती है, तो इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक अधिगम की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहले क्या है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। ठीक है, दूसरा बताया अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। तीसरा बताया अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। फिर बोला अधिगम परिवर्तन का एक माध्यम है। फिर बोला अधिगम अनुकूलन है। फिर बोले हैं अधिगम अनुभवों का संगठन है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि विशेषता क्या क्या होती है। देखो अधिगम क्या है, अधिगम कि मतलब ये हर कहीं सीखना क्या होता है कि हर चीज में सीखते हैं, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं कि हमें नहीं यही सीखना है वही सीखना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अधिगम कहीं से भी सीख सकते हैं। और जब सीखते हैं तो हमारे क्या होता है, उससे विकास होता है। विकास कैसे होता है, क्योंकि हमारी चीजों की, हमारी सोच का बदलाव होता है। परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि पहले कोई चीज हमें नहीं आती है, फिर वही हम अधिगम जैसे जैसे धीमे धीमे सीखते हैं तो वही चीज हमें सरल लगने लगती है, तो ये भी क्या है, परिवर्तन भी होता है। फिर अनुकूलन, वही हमने बताया कि जैसे कोई चीज हमारे लिए प्रतिकूल है, हमें नहीं आ रही, कोई काम हम नहीं कर पा रहे, लेकिन धीमे धीमे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वही चीज हमारे लिए आसान और अनुकूलन हो जाती है, और उसी से फिर हमारा अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस प्राप्त हो जाता है। तो यही सब चीजें क्या है, अधिगम के बारे में बताया है। देखो हम आपको क्या है, बहुत शॉर्टली बताएंगे, बहुत छोटे शब्दों में हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की प्रयास करेंगे। अब देखो आगे क्या बोला कि अधिगम के माध्यम पूछे गए, मतलब बताया कि माध्यम कौन कौन से थे। तो देखो अधिगम मैंने बताया, सीखना व्यक्ति के ब्लड में होता है, सीखता वो बचपन से सीखता रहता है, जहां पर मिलता है वहां से सीखते ही रहता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने इनको दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला क्या, औपचारिक अधिगम, और दूसरा क्या है, अनौपचारिक अधिगम। देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों में अंतर क्या। औपचारिक क्या होता है, औपचारिक वो चीज होती है जो आपको जबरदस्ती सिखाई जाए, यानी कि ये मतलब आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है, ये आपको सीखना ही सीखना है, तो वो क्या कहलाती है, औपचारिक होती है। और जैसे कि औपचारिक में अब आपको क्या है, स्कूल भेजा जाता है, आपको पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है। ठीक है, और भी काम चीज जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़नी है तो उनसे सीखना ही सीखना है, तो ये सब चीज के औपचारिक हैं, मतलब जो आपको सिखाई जाती है, आप सीखे ही, ये एक सीखने का माध्यम ही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, औपचारिक कहता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्कूल में गए, स्कूल से विद्या ग्रहण की, और भी चीजें सीखी, जो ट्रेनिंग की, मतलब ये सब चीजें क्या औपचारिक में आती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपकी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, अध्याय, मतलब ये सब क्या चीजें आती है, आपकी औपचारिक। अगली बात करता है अनौपचारिक। अनौपचारिक ऐसी चीज होती है कि जो आपको कहीं से सिखाई नहीं, मतलब आपसे कोई जोर नहीं डालेगा, ये सीखो सीखो सीखो, बस आप क्या है, आपके व्यवहार में रहते हैं, मिलते जुलते, और वो आपके धीमे धीमे व्यवहार में आती रहती है। अब ये क्या अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या है, आपके पास दोस्त हैं, परिवार है, ठीक है, समाज है, बालकों के सदस्य, मित्र, मतलब ये सब कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते ही रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखता रहता है, ग्रहण करता रहता है। तो यही चीज आपकी क्या है, अनौपचारिक कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, इसको क्या है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा हम लोग समाज में क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। ठीक है, इसके जो अनौपचारिक के द्वारा हम समाज में समायोजन करते हैं, क्योंकि जिस समाज में रहता है व्यक्ति उसी के रीति रिवाज सीखता है। ठीक है, और उसी की तरह
अपना व्यवहार करता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारा अनौपचारिक। अब देखो इसके ही संबंध में कुछ अवधारणाएं भी हैं, इसकी कुछ अवधारणाएं, यानी कि हम बोल सकते हैं अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। तो अगली हेडिंग क्या है, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहला क्या है, व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत। हाँ भैया ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये इससे क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है सीटेट में। ठीक है, तो अब बोला व्यवहार के सहचर्य सिद्धांत, तो सबसे पहले यही पूछ लिए जाते कि ये सिद्धांत किन किन लोगों ने दिया है, या फिर कौन कौन वैज्ञानिक हैं जिससे संबंधित है या फिर जो इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत क्या। देखो इसमें क्या होता है, स्टिमुलस यानी उद्दीपनों की प्रति सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम मान सकते हैं कि या फिर ये बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि ये सिद्धांत किस किसने दिया। तो इनके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से, देखो इन्होंने बताए हैं, थॉर्नडाइक बताए हैं, वाटसन बताए हैं, पावलो बताए हैं, और स्किनर ने इनके सिद्धांत की व्याख्या की है या फिर इनके सिद्धांत को बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ रहे हैं कि नहीं। चलो अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयास। देखो हाँ, तो मैं बता रहा था उद्दीपन क्या होता है। देखो जैसे की बात सुनो, अब आपको क्या है उद्दीपन, क्या है, जिसको देखकर आपको कार्य करना पड़े, स्टिमुलस, जैसे कि एक परिणाम परिणाम सोच के आप किसी कार्य को करें। जैसे कि आपको एग्जाम है तो आपको पता है कि हमें पास होना है। ठीक है, जैसे कि आपको तैयारी कर रहे हैं टेट सी टेट की, आपको पता है कि मुझे टीचर बनना ही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। तो अब वो क्या कहलाएगी, आपकी उद्दीपन कहलाएगी। ठीक है, हाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने आपको बताया एक तरीके से आप ये समझ लो, जो आपका टारगेट है, ठीक है, टारगेट है वही आपका क्या है, उद्दीपन है, यानी कि स्टिमुलस है। अब उसके लिए आप लोग क्या करते, कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करते, कोशिश करते हैं। तो समझिएगा। अब थॉर्नडाइक ने बताया तो देखो इन्होंने प्रयास, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक का, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया। देखो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि ये बताओ थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या फिर ये बोल सकता है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो सुनो, इसके लिए एक छोटी सी कहानी या स्टोरी सुन लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को लिया, भूखी बिल्ली को लिया और एक अपने उसी के मतलब एक अपना बॉक्स तैयार किया। उसमें बॉक्स ऐसा तैयार किया कि उसमें एक लीवर लगा दिया। ठीक है, पैडल बोल सकते हैं, लीवर बोल सकते हैं। और क्या है, उसमें एक दरवाजा लगा दिया, और दरवाजे के बाहर इस तरीके से मतलब फिश रख दी, मछली रख दी। तो मछली को इस तरीके से रखा कि बिल्ली को आराम से दिखाई दे। ठीक है, तो उद्दीपक यहां पर क्या हुआ कि जो बिल्ली आपको जो दिखा देते हैं हम आपको, ये देखो जैसे कि ये बिल्ली है, और बिल्ली देखो ये लिवर रखा है, इसके आगे देखो एक ये देख सकते हैं मछलियां रखी हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि मछलियां ऐसी रखी कि बिल्ली को दिखाई दे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्धांत दिया है, त्रुटि का सिद्धांत दिया कि बिल्ली क्या, कि भूखी बिल्ली को जब उसने बॉक्स में बंद कर दिया उन्होंने, तो बिल्ली झटपटाई, झटपटाई उसने पाने की कोशिश की। ठीक है, उसने क्या किया, पाने की कोशिश की, उसको मछली को लेकर पा तो पाई नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद था, विंडो बंद थी। तो उसने क्या किया, घूमती रही चारों तरफ, घूमती रही, एक दो बार उसका गलती से उस लीवर पे पैर पड़ा और विंडो खुल गई, और उसका क्या हुआ, मछली उसने पाके खा ली। फिर वही प्रक्रिया उन्होंने दोहराई दोहराई, तो इस बार उसने कम गलतियां की। ठीक है, इस बार उन्होंने कम गलतियां की और जल्दी पैडल पे रखा। फिर मतलब ये बार बार उन्होंने ये प्रयोग को दोहराया, तो एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने कम से कम गलतियां करते हुए या फिर ज्यादा गलतियां करते हुए ना सीधे लेबर पे पैर रखा और विंडो खुल गई, उसने मछलियां पा ली। ठीक है, तो ये सब क्या सिद्धांत इन्होंने ये बताया है कि इसका जब सिद्धांत इन्होंने, अब इसी का देखना कि अब इसका शैक्षिक सिद्धांत इन्होंने बताया कि चलो ये तो बताना चाह रहे कि जो उद्दीपक, उद्दीपक में मतलब बिल्ली उछलती है, कूदती है, उसका पैर पड़ता है और विंडो विंडो खुल जाती है, और लेबर दबने से विंडो खुल गई, तो उसने मछली इसलिए खा ली। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि बिल्ली ने क्या की, बिल्ली भूखी थी, उसने उद्दीपक को अपने मतलब पाने के लिए, अपना एम पाने के लिए ये अपनी सारी जो प्रक्रिया की है, वही सबके बारे में इन्होंने सिद्धांत बताया है। ठीक है, कि बिल्ली काफी देर तक उछलती कूदती रही संदूक के अंदर, फिर उसने क्या अपनी अनुक्रिया करती रही, प्रयत्न करती रही। ठीक है, ट्राई करती रही, जो भी कुछ कह सकते हैं, प्रयास करती रही, और फिर उसने बाहर रखी मछली का टुकड़ा, जैसे लीवर खुलता खा लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इसी के आधार पे इन्होंने एक थोड़ा सा एक
थ्योरी दी है, शैक्षणिक सिद्धांत बताए हैं कि इसी प्रकार बालक क्या करता है, इसी प्रकार बालक क्या करता है, बालक को क्या करना है कि जब वो कोई चीज़ सीखता है तो धीमे पहले उस चीज़ को गलती करेगा, फिर दोहराएंगे, फिर थोड़ी कम गलती करेगा, फिर और दोहराएंगे, फिर थोड़ी कम गलती, धीमे धीमे वो उस चीज़ में निपुण हो जाता है। यानी किसी कौशल को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब कोई सीखते हैं तो उसके बीच में रुकावटें या गलतियां होना स्वाभाविक होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम उस चीज को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक सिद्धांत या फिर शैक्षणिक महत्व क्या बताया कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलती कर सकते हैं। अगला क्या बताया, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। सुनो, इन्होंने बताया देखो कभी भी अगर कोई बालक सीखता है तो उसको प्रयत्न करने के लिए उत्साह करना चाहिए। हाँ बेटा तुम कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो और तुम करो। गलतियां तो करेगा, स्वाभाविक है भैया, इंसान है तो गलतियां करेगा, लेकिन बाद में अगर उसको सिखाना है कुछ तो उसको प्रोत्साहन करना पड़ेगा कि आप सीखो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, और जब वही चीज बार बार करते करते, गलतियां करते करते एक दिन ऐसा आएगा वो उसके गलतियों में सुधार आ जाएगा और गलतियां कम करके फिर वह उस चीज को पूरा पा लेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपनी उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम दिए। 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से? सबसे पहला तो महत्वपूर्ण नियम है कि पुनर्वलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण, यानी कि इनको नियम को क्या कहते हैं? प्राथमिक नियम बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बोल देता है कभी कभी पुनर्वलन के सिद्धांत की प्राथमिक या महत्वपूर्ण प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं। तो पहला बोला तात्परता का नियम, दूसरा क्या अभ्यास का नियम, फिर क्या प्रभाव का नियम। ठीक है, तो तात्परता का आप नियम समझ सकते हैं कि किसी चीज को हम बार बार करते रहें, लगातार करते रहें प्रयास। दूसरा क्या अभ्यास, अगर हम किसी चीज का लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करने से वो चीज में निखार आएगी। ठीक है, अगला क्या है, फिर उससे हमारा क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज हमको प्रभाव डालती हैं, ठीक है, सीखने में। तो ये सब चीजें क्या इसके नियम है। अब इसी के साथ इन्होंने के 5 सहायक नियम और दिए थे। ठीक है, पुनर्वलन के इन्होंने क्या किया था, 5 सहायक नियम दिया। अच्छा, पुनर्वलन क्या होती? पुनर्वलन क्या होती कि कोई भी चीज को हम बार बार दोहराना, ठीक है, बार बार उस चीज को रिपीट करना, हमारा क्या कहलाता है? पुनर्वलन कहलाता है। ठीक है, तो इतना चीज समझ गए ना आप? ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो देखो यहीं पे हम दिखा देते हैं इन्होंने। देखो अब अगली देखो, प्रयास एवं त्रुटि से के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने ये कब दिया था? 1913 में। ठीक है, अन्य नाम इसको किस किस से जाने जाते हैं? अन्य नाम से देखो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे संबंधवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, प्रयोग किस पे किया था? सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ठीक है, उद्दीपक उसका क्या था? मछली या उसका भोजन। ठीक है, अगला क्या किया? फिर चालक क्या थी चालक? भूख लगी थी। ठीक है, तो ये क्या थी? एक इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये तो हमारे थे भैया पावलक के नियम। ठीक है, समझ में आ गया ना? सॉरी, पावलक के नहीं, ये किसके नियम थे? थॉर्नडाइक के नियम थे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए ठीक है, अब अगली क्या है? अगला सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत समझ। अगला सिद्धांत क्या है? वाटसन एवं पावलक के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखो हाँ, अगला नियम है आपका वाटसन एवं पावलक के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब वाटसन, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए वाटसन और पावलोव ने। अब यही इसके बाद फिर ये पूछा जाता है वाटसन ने किस पे प्रयोग किया था, या फिर पूछ लिया पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। तो आपको पता है कि किसके लिए वाटसन ने तो दिया था कि एक 11 माह का बच्चा था, खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। अब दूसरा क्या है? पावलोव को आपको बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता ही, कुत्ते के, भूखे कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो फिर आगे बात करते हैं वाटसन के प्रयोग की। तो इन्होंने देखो वाटसन ने क्या किया, अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोग में इन्होंने क्या किया, अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग कर डाला। ठीक है, और उसे क्या किया, उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम बालों के साथ खेलना पसंद था। वाटसन ने बच्चे को कुछ दिनों तक ऐसे करने दिया। फिर उसका जब वो खेलता रहा बच्चा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे ही बच्चा खरगोश के साथ खेलने का प्रयास करता या खेलने आता पकड़ता था, वैसे ये क्या करते थे, एक डरावनी सी आवाज निकालते थे, और डरावनी सी आवाज निकालते थे, उसी के साथ बच्चे के अंदर भय पैदा होने लगे। ठीक है, बच्चे के अंदर भय पैदा होने लगे। तो ये क्रिया इन्होंने क्या किया, बार बार दोहराते रहे। एक
टाइम ऐसा आया कि बच्चा क्या करने लगा कि खरगोश को देखते ही डर जाता था। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बच्चा पे खरगोश के साथ साथ छोड़ो, उसके जैसा दिखने वाला, उसके जैसे स्किन का दिखने वाला कोई भी जानवर एनिमल था, उसको भी देखकर वो डर जाता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरह का भय क्या कहलाता है? अनुक्रिय खरगोश, यानी क्या कहलाता है? कृत्रिम उद्दीपन कहलाता है। हमने आपको पहले ही बोला था कि उद्दीपन क्या होता है? किसी चीज को देखकर आपके जो मन में एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक्टिविटी, जैसे बिल्ली को क्या हुई थी? भूख का एहसास हुआ था, या फिर मछली को देखकर उसने दौड़ लगाना, इधर उधर कूदना, हरकतें करना चालू कर दी थी, तो वो क्या कहते हैं? आपको उद्दीपन के लिए थी। यहाँ पर क्या है? बच्चा खरगोश को देखकर क्या कर रहा है कि डर रहा है। ठीक है, भय उत्पन्न हो रहा है, तो ये कौन सा कृत्रिम उद्दीपन है? ठीक है, चलिए, अब क्या है कि इन्होंने बोला प्रयोग के आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीजों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरमी के और कोमलता हो। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला सिद्धांत किसका था? पावलो का आपको पता ही है। पावलो ने किस पे सिद्धांत दिया था? कुत्ते पर सिद्धांत दिया था। देखो, मैंने आपको एक इमेज भी दिखा रखी है, ये कुत्ता, इसमें देखो ये कुत्ता बंधा है और एक ये स्क्रीन है, उसके नीचे एक लाल ग्रंथि, मतलब लाल टपकने के लिए एक बाउल लगा दिया, पाइप लगा दिया, कुत्ते को बांध दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था इस सिद्धांत में? किया था तो सबसे पहले तो ये बोल दिया था, अच्छा ये बताइए कि कुत्ते का प्रयोग किसने किया था? तो पता है आपको, पावलो ने किया था। तो पावलो ने अपने प्रयोग में एक कुत्ता लिया, कुत्ता कैसा था? भूखा था, उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ साथ बांध दिया। उसको क्या, जो मेज था उसके साथ कुत्ते को बांध दिया। फिर उसके कुत्ते की लाल ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि उसकी लाल सलाइवा की बूंदों को परक नली में एकत्रित कर लार की मात्रा को नापा जा सके। ठीक है, अब क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि देखो, आपको ये बात पता होगी कि इन्होंने इसके साथ बहुत सारे यूज किए थे, जैसे बैल बजाना, घंटी बजाना, कि घंटी बजाते ही बजाते कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, और उसको तो यही क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि एक घंटी बजाते थे, जैसे ही वो बीप बजती थी कुत्ते, और उसी के जैसे बीप बजने के साथ साथ उसके सामने भोजन परोस दिया जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या करते, कुत्ते को क्या किया, उद्दीपन के लिए एक घंटी बजाते थे, और घंटी बजाने के साथ साथ उसके सामने भोजन परोस देते थे। तो कुत्ते को ये पता चल गया कि हाँ, घंटी बजने से भोजन आ जाता है। ये कुछ दिन प्रक्रिया करते रहे, तो उन्होंने बाद में आखिरी चरण में ये पाया कि जब भी वो कुत्ता के सामने घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ता क्या करता था, उसके मुंह से लार आने लगती थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इस पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, ठीक है, तो पावलो का ये पता चल गया किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। और क्या प्रयोग किया था कि घंटी बजाने से उसके मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, हर किसी का शैक्षणिक महत्व क्या है कि इससे क्या होता है, स्वभाव का निर्माण होता है, नेचुरल बिल्डर, यानी कि स्वभाव का निर्माण होता है। यानी कि उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर बालक के अंदर भय, प्रेम एवं घृणा के भाव को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा, जैसे कि आपको पता है बचपन से ही, अगर किसी गोली की आवाज आ जाए तो आपके अंदर एक भय, पटाखा फूट जाए, आपके अंदर एक भय आ जाता है, हाँ ये कुछ हुआ है। तो ये क्या है, उद्दीपक ही तो है। दूसरा, आपके पास कोई ऐसी कोई आ जाए, आपको लगता है हाँ, तो उसके लिए प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो घृणा, कोई दुश्मन आ जाए तो उसके लिए आपको घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो ये सब चीजें इन्होंने बताया कि स्वभाव है। ठीक है, अब आगे क्या है, अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड यानी कि बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति का विकास में उपरोक्त सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। अगला बोला मानसिक एवं संवेदनात्मक
अस्थिरता का उपचार, मानसिक एवं संवेदनात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार भी उपरोक्त सिद्धांत प्रभावशाली साबित हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने कुत्ता दिखाया आपको, ये रहे पावलो, और ये कुत्ता इस टाइप से इन्होंने स्क्रीन में बांध रखी थी। देखो ये स्क्रीन से जैसे ही घंटी बजती है खाना आता है उसके मुंह से लार टपकने लगती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब आगे कौन सा सिद्धांत है कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसी बात समझ में कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहते हैं। देखो एक बात सुनो, या तो अगर आपसे पूछ लिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत तो ये भी यही सही है, या फिर बोलिए क्रिया प्रसूति का सिद्धांत तो भी ये यही बात है। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूति का सिद्धांत एक ही चीज है। चलिए बात करते हैं कि पुनर्बलन, यानी कि अब बात करते हैं कि स्किनर ने क्या प्रयोग किया। ठीक है, स्किनर ने क्या प्रयोग किया, तो देखो स्किनर ने क्या किया है कि स्किनर ने अपने अधिगम के जिस सिद्धांत का प्रतिपादक किया उसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित यानी कि पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सीखने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, अब क्या किया स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन कब दिया? 1930 में। किसके ऊपर किया? सफेद चूहे लिए। ठीक है, सफेद चूहों के लिए, इस सफेद चूहों के ऊपर एक इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या किया इन्होंने? एक बक्सा तैयार किया, बॉक्स तैयार किया। किसके लिए? उसमें क्या किया? सफेद चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया अपने, देखो इन्होंने उस सफेद बॉक्स में या फिर एक बॉक्स के अंदर, ये देखो चूहा है और इस बॉक्स के अंदर इन्होंने बंद कर दिया। इसमें एक लिवर है और इसमें एक प्याली है, प्याली में जिसमें क्या आपका फूड आ जाता है, खाना आ जाता है। तो जैसे कि ये बोल सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया इसके अंदर और इसमें एक छोटा सा छेद रख दिया। तो जैसे ही ये क्या करते थे, चूहे को रख दिया, चूहे को भूख लगी थी तो भूख के कारण वो क्या करता था कि उसको भोजन दिखता था, भोजन दिखता था, वो उछल कूद करता था। उछल कूद करने से उसका जैसे ही लेबर पे पैर पड़ता था गलती से, तो उस प्लेट में क्या आता था? फूड आ जाता था, खाना आता था। तो ये प्रक्रिया क्या हुई? बहुत बार दोहराई, काफी टाइम तक दोहराई। तो एक टाइम ऐसा हुआ, बार बार करने से, दोहराने से, ये एक टाइम ऐसा हुआ कि ये चूहा ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे ये सीख गया, हाँ इस लेबर पर पैर रखने से ही खाना आता है। तो वो जाकर सीधे ही उस लेबर पर पैर मारता था और खाना उसके पास आ जाता था। इस सिद्धांत को हम लोग और क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। देखो हाँ, एक चीज और बता दूं कि स्किनर ने क्या किया था? चूहे के साथ तो किया ही किया था, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? एक कबूतर भी लिया था। सेम वही प्रक्रिया कबूतर के साथ साथ भी दोहराई थी। इसलिए पूछ लिया जाता कि स्किनर के प्रयोग किस किस के लिए किए गए थे? तो एक चूहे के ऊपर किए गए थे और दूसरा कबूतर के ऊपर किया था। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब इसके शैक्षणिक महत्व जानते हैं, शैक्षणिक महत्व समझते हैं। तो शैक्षणिक महत्व के स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया जाता है, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, अब क्या छात्रों को व्यवहार को वांछित रूप से दिशा प्रदान करने के लिए सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम को ज्ञान करा दिए जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में उन्नति कर सकता है। ठीक है, अगर हम ये बोल दें कि बच्चे को हम बोल दें कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें टॉफी मिलेगी। ठीक है, हम बोल दें कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो तुम टॉफी मिलेगी, तो ये क्या हमने उसको परिणाम को गिना दिया ना। जैसे कि हमने तुमसे बोल दिया बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा या फिर अध्यापक बनोगे, तो उस चीज को आप ध्यान में रख के मेहनत करोगे। यानी कि हमने क्या किया? प्रोत्साहन कर दिया, आपको क्या कर दिया? प्रोत्साहन कर दिया, जिससे आप लोग और मेहनत करोगे। तो यही क्या होता है, स्किनर ने अनुबंधन के, सक्रिय अनुबंधन के यानी कि एक्टिव मोड में आकर इसका सिद्धांत दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है? ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया है कि अधिगम यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत वर्दीमेयर, कोहलर एवं लेविन के अधिगम सिद्धांत आते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। यानी कि अब यही पूछ लिया जाता है कि ये बताओ इसका ज्ञानात्मक सिद्धांत किस किसने दिया है, तो आपको इन तीन वैज्ञानिकों के नाम पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। चलिए देखो एक बात समझिए, कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किया था? चिंपांजी पर किया था। चिंपांजी कैसा था? भूखा था और उसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, सुल्तान। अब इन्होंने क्या किया है कि
सूझबूझ देखने के लिए। इस सिद्धांत में किसका प्रयोग, क्या चीज की, किस चीज के लिए किया गया था? सूझबूझ देखने के लिए, सूझबूझ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया, एक सुल्तान जो इनका चिंपैंजी यानी कि बंदर था, उसको भूखा था, इन्होंने उसको एक बंद मतलब कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। और कमरे के, जिस कमरे में चिंपैंजी को बंद कर, उसकी छत पर इन्होंने क्या किया कि केले लटका दिए, और उस कमरे में चारों तरफ खाली डिब्बे, 3-4 बॉक्स खाली डिब्बे रख दिए। अब बंदर केले को देखा, दीपक को देखा, तो उसके अंदर भूख लगी। अब भूख लगी तो उसने पाने के लिए कोशिश किया, प्रयास किया, यानी कि उसको परिणाम दिख गया ना, परिणाम दिख गया ना कि हाँ मैं केला चाहिए। तो केला पाने के लिए उसने क्या किया, कोशिश क्या किया, पहले तो बहुत कोशिश की, उछल कूद की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से नहीं पहुंचे। फिर उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और क्या किया, वहां पर जितने डिब्बे रखे थे एक बाई एक करके उसने क्या किया, उस पर चढ़ के केले को पकड़ के और लेकर खा लिए, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, दूसरे भी एक प्रयोग किया कि दूसरे डिब्बे में, मतलब दूसरे कमरे में क्या किया, फिर भूखे चिंपांजी को रख दिया, और इस बार क्या किया, इन्होंने डिब्बे ना रखे, उसमें कुछ छड़ियां रख दी, ठीक है, खाली कुछ छड़ियां रख दी। तो इस बार भी उन्होंने क्या किया कि जो चिंपांजी था उसने अपनी सूझबूझ का इंतजाम करके उन छड़ियों को आपस में जोड़ के केले को पा लिया और खा लिया, यानी कि ठीक है। तो इस बार इन्होंने देखा कि अब अच्छा, जो चिंपांजी था वो हर बार अपने प्रयोगों में सफल पाया गया। तो इन्होंने अब क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिंपैंजी ने अपनी परिस्थितियों का अपने समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण किया, परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या का हर पहलू पर गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, अंत में समस्याओं और उनके संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उसका हल उनके मस्तिष्क में अचानक से कौध गया, यानी कि आ गया, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि किसी बच्चे से कह दें कि बेटा अगर तुम्हें वो चीज पानी है, कैसे पाओगे, हमने उसको प्रोत्साहन कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा, चेष्टा करेगा, चेष्टा मतलब कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ सूझबूझ निकालेगा कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे उस चीज को पाना है, कुछ भी करने, मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ना। अब जैसे एक चीज मान लो कि जैसे कोई इंसान भूखा है, बहुत भूखा है, उसके पास रुपए नहीं है, कुछ भी, तो वो बहुत सारे तरीके निकालते, सूझबूझ करते। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इधर तो कुछ करके आएंगे तब खाना खा लेंगे, कि मेहनत मजदूरी कर लेंगे, कुछ क्या करेंगे अपने सूझबूझ का कि कुछ चीज बेच आएंगे तब मेहनत रुपए लेकर खाना खा लेंगे, कुछ नहीं हो तो चोरी करेंगे। तो ये क्या अपना अपना सूझबूझ से तो इंतजार कर रहे हैं। तो अंतर्दृष्टि वो सिद्धांत इन्होंने क्या किए थे कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है, इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहन करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे पढ़ो। पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया गया है। यदि सीखने से होने वाले लाभों को पहले पता चल जाए तो बालक अपनी सूझबूझ और बुद्धि का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चे को यह पता चल जाए कि हमें ये काम करने से ये चीज मिल जाएगी, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। देखो जैसे कि मैंने ये एक इमेज में दिखाया, ये ये जो चिंपांजी है, बॉक्स रखे केले पा रहा है, दूसरे में स्टिक जोड़ दी है, ठीक है। देखो दूसरी इमेज में भी ये बॉक्स रखे, तो ये क्या है, उसने सूझबूझ का इंतजाम किया ना। अब इसको क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि व सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिए, सिद्धांत समझ लिए, थ्योरी समझ ली, और जो भी अवधारणा सारी समझ ली, सभी साइंटिस्टों की, सभी की थ्योरी सेक्शन मतलब कंप्लीट कर लिया। अब उसके कुछ जो बचे हुए पोर्शन है हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ये संबंध रखता है, यह है। तो पहली बात, इसमें क्या विकासवादी की बात की गई है, लेकिन इतना नहीं। फिर व्यवहारवादी की बात की गई, रचनात्मकवादी की बात की गई, या संज्ञानवाद की बात की गई? नहीं। इसमें केवल आपने देखा होगा कि अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग लोगों के ऊपर प्रयोग किए गए हैं, कि अलग अलग जानवर के ऊपर, तो इसमें केवल व्यवहारवादी की बात की गई। तो इसका क्या है, इसके अनुसार केवल सेकंड ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे, चलिए कुछ ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, चलिए ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, उच्च नैतिकता विकास होता है, नहीं ये भी नहीं, वो तो हर चीज़ है ही। लेकिन आगे देखते हैं, समूह का द्वंद्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बोलते हैं उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया इसमें, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, नहीं है। इसको देखते हैं, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके ज्ञान की सीमा, नहीं। चलो अगला देखते हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, हाँ ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। तो इसका यही ऑप्शन होगा आपका, केवल फोर्थ है इसके हिसाब से। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अधिगम्यता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। स्वनियमन की मतलब स्वयं के बारे में बात करते हैं, उनका नियमन बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, नहीं। अगला है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, ये भी नहीं है सही। आगे बोलता है स्व अनुशासन और नियंत्रण, ये कुछ है। देखिए अगले ऑप्शन पर भी देखते हैं, फोर्थ, अपने सीखने का स्व अनुवीक्षण करने की योग्यता, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ये बिल्कुल आपका सही। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन की संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके दिए, पाठ्यक्रम सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। चलो आगे देखते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, नहीं। अगला देखते हैं, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं। अगला देखते हैं, हाँ ये हो गया। अगला चौथा ऑप्शन देखते हैं आपके पास, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित, बिल्कुल सही। आपके पास नहीं नहीं ये नहीं है, इसके हिसाब से भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, हाँ ये सही है बिल्कुल आपका, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधार करना चाहते या चाहती हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। पहला ऑप्शन है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ तथा अवबोधात्मक के में हस्तक्षेप करती हैं, नहीं ये नहीं है। अगला देखते हैं, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों में क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो बच्चा आगे त्रुटि उसके चुभेगी, ये मतलब तो कोई मतलब नहीं इसका। अगला देखते हैं, इसे उसे अपने विद्यार्थी को प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय पर देर तक रुकना पड़े, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, उससे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, केवल पहला ऑप्शन सही है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि कक्षा 7th का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। सबसे पहला, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। अगली बात करते हैं, शिक्षार्थी से कहें कि वह अपने विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा करें, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं कि विद्यार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे, हाँ ये भी सही है। लेकिन इसके हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो आपके लिए इसके हिसाब से क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं और इस परिस्थिति का आप अपने विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए ठीक है, हमने देखा पहला ऑप्शन आपके पास कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि में चिंतन करने की आवश्यकता है, हाँ ये हुआ है, बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो गलती उसमें नहीं है, बल्कि आपको अपना जो तरीके हैं उनमें थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए, या आप समझा नहीं पा रहे हैं
इसमें आपको, क्योंकि बच्चों की बात की गई, केवल एक बच्चे की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो आपको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात की, बच्चों को अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। अगला है, बच्चों की आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप